अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतना समय लग रहा है। पंडित जी किसी भी वक्त रिश्ता लेकर आते ही होंगे। अरे शांत रहो भाग्यवान। पंडित जी सिर्फ लड़कियों की फोटो लेकर आ रहे हैं, ना कि किसी लड़की को साथ लेकर आ रहे हैं। तभी वहां पर पंडित जी आते हैं। राम राम पंडित जी, आइए ना, बैठिए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वो मैं रास्ते में फंस गया था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। ये देखिए, जितनी भी लड़कियों की फोटो मंगवाई थी मैं वो सब लेकर आया हूँ। लेकिन पहले आपके बड़े बेटे सुनील के लिए दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन उसके लिए तो कोई गांव की ही लड़की दिखाना, जो कि एकदम साधारण सी हो। आखिर वो तो सोतेला ही ना। और अगर मैं उसके लिए कोई हाई फाई बहू लाऊंगी तो वो मेरी एक नहीं सुनेगी। लेकिन वो अगर कोई गांव की होगी तो वो मेरी सारी बातें मानेगी। ये देखिए, ये शहर के मेहता परिवार की बेटी है, एकदम सुशील और गुणवान है। आपके बेटे सुनील के साथ इसकी जोड़ी एकदम अच्छी लगेगी। नहीं पंडित जी, ये ऐसी हाई फाई लड़की मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे तो कोई गांव की ही लड़की दिखाना, जो एकदम सिंपल सी हो। तभी हेमा की नजर एक फोटो पर पड़ती है। ये देखिए, ये वाली एकदम ठीक है। मुझे तो यही लड़की पसंद है। लेकिन मालकिन, ये तो गांव की एक गरीब लड़की है। इसे तो खाने पीने पहनने का कोई ढंग नहीं। और ये लड़की तो आपके खानदान की बराबर की भी नहीं है। वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैंने जो कहा वही कीजिए। और यही लड़की सुनील के लिए फाइनल कर दीजिए। और अब दिखाइए मेरे सुमित के लिए। लेकिन हाँ, उसके लिए तो मुझे कोई हाई फाई लड़की ही चाहिए। सही कहते हैं लोग, आखिर सौतेली माँ सौतेली ही होती है। सुनील बेटा कितना नेक है, फिर भी ये उससे कितना नफरत करती है। ठीक है मालकिन, ये देखिए, ये लड़की बिल्कुल आपके ही टक्कर की है। पढ़ी लिखी, मॉडर्न और शहरी। सुमित के लिए ये बिल्कुल ठीक रहेगी। हाँ, यही तो चाहिए थी मुझे। वाह पंडित जी, ये लड़की सुमित के लिए फाइनल कर दीजिए। फिर कुछ दिनों के बाद सुमित और सुनील की शादी कोमल और रिया से हो जाती है। अब मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं। मेरी दोनों बहुएं भी आ गई हैं। अब तुम दोनों यहीं पर बैठो, तब तक मैं अपनी सहेलियों को बुला कर लाती हूँ। फिर उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म होगी। मम्मी जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और इस हेवी लहंगे में तो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। मैं जरा जाकर फ्रेश होकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, बस कुछ देर और, फिर उसके बाद हो जाना फ्रेश, वरना मोहल्ले की औरतें आकर परेशान करेगी। ओए तू भी कोमल, यहीं पर बैठ जा, सभी लोग आते ही होंगे। फिर थोड़ी देर में मोहल्ले की औरतें आती हैं। अरे वाह हेमा बहन, तुमने तो अपने सौतेले बेटी के लिए एकदम चांद सी दुल्हन ढूंढकर निकाल दी। लेकिन ये क्या, तेरे अपने बेटे की बहू का रंग इतना डाउन क्यों लग रहा है? अरे तूने तो एकदम अजीब जोड़ी बना दी। सौतेले बेटे के लिए एकदम चांद सी बहू, और अपने बेटे के लिए एकदम अमावस का चांद। अरे नहीं नहीं, मैंने तो दोनों के लिए अच्छा ही सोचा है। और मेरी दोनों बहुएं भी बहुत अच्छी हैं। हेमा रिया का चेहरा देखती है और वो मन में सोचती है, पता नहीं ये कैसे हो गया। फोटो में तो कितनी सुंदर लग रही थी और उसे देखकर ही मैंने हाँ कह दिया था। लेकिन इसका रंग तो एकदम कच्चा निकला और मैं जिसे बदसूरत समझ रही थी, वो कोमल तो बेहद खूबसूरत निकली। हे भगवान, ये सब मेरे ही साथ होना था क्या? फिर गांव की औरतें वहां से चली जाती हैं। फिर अगली सुबह, रिया बहू, तू बिल्कुल मेरे जैसी ही है। मैं शहर की हूँ और तू भी शहर की है, तो तुझे मेरे लिए तरह तरह की हाई फाई डिशेस बनानी होंगी। आज तो तेरी पहली रसोई है ना, तो सब कुछ बना देना। मूंग दाल का हलवा, नमकीन में कचौरी चाट, सब्जी में मटर पनीर करेले की सब्जी, पूरी पुलाव और तारक दाल, सब फटाफट बनाकर लेकर आना। बाकियों को भी तो पता चले कि मेरी हाई फाई बहू क्या क्या बना सकती है। मम्मी जी, आज मेरी भी पहली रसोई है, तो मुझे भी बताइए कि मैं खाने में आज क्या बनाऊं। अरे तू ये सब कहाँ बना पाएगी?
तू तो गांव की गंवार लड़की है, इसीलिए तू सादा सा दाल चावल ही बना देना, वही आता होगा तुझे। नहीं मम्मी जी, मुझे सब बनाना आता है। मेरी भाभी शहर की है, तो उन्होंने मुझे सारे शहरी पकवान कैसे बनाते हैं वह सब सिखाया है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आपको जो चाहिए वो बस बता दीजिए। ऐसा है क्या? चल ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तू क्या कर लेती है। तू भी वही बना दे जो मैंने रिया बहू को बोला है। आखिर पता तो चले कि तुम दोनों के खाने में क्या अंतर है। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुकिंग आती ही नहीं, कभी किचन में गई भी तो नहीं हूं मैं। और मम्मी जी ने तो मुझे कितना कुछ बोल दिया, लेकिन ये सब तो मेरे बस का है भी नहीं। और एक ये पागल है जो हर चीज में हाँ बोले जा रही है। मैं भी देखती हूँ कि ये लड़की क्या क्या बना सकती हैं। फिर वो दोनों रसोई में जाती हैं। माय गॉड, ये तो बहुत ही फास्ट निकली। इसने तो सब्जी भी काट ली और गैस पर भी चढ़ा दी। इतना तेज तो मैं भी नहीं कर सकती। जाने दो, यूट्यूब खोल लेती हूँ मैं, फिर उसी के ऊपर रेसिपी देखकर कुछ बना लूंगी। फिर रिया यूट्यूब निकालकर खाना बनाने लगती है। अरे ये क्या रिया, तुम किस पर देखकर खाना बना रही हो? वो सब तुम नहीं समझ पाओगी, क्योंकि तुम गांव की हो ना। और ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके चलते मैं तुमसे बेहतर खाना बना पाऊंगी। रिया की बातें सुनकर कोमल चुप हो जाती है और वो फटाफट सारे पकवान बनाकर रख देती है। मैंने तो सब कुछ इतनी जल्दी बना दिया, अब नहा लेती हूँ, फिर बाद में सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दूंगी। फिर कोमल नहाने चली जाती है। ओ माय गॉड, ये सब क्या हुआ? मेरा सारा खाना जल गया। मैंने तो सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन इस कोमल का खाना बहुत अच्छा बन गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। एक काम करती हूँ, उसका सारा खाना टेबल पर लगा देती हूँ, फिर सभी लोग यही समझेंगे कि वो खाना मैंने ही बनाया है। फिर रिया कोमल का खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अरे वाह रिया, तू तो एकदम 5G की स्पीड से सब कर गई। और वो देखो, गांव की धीमी चाल वाली बहू, अरे उसने तो अभी तक कुछ भी नहीं लाया। तभी वहां पर किशोर आता है। अरे वाह, ये तो एकदम टेस्टी लग रहा है। लगता है खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बना होगा। अरे पापा, स्वादिष्ट क्यों नहीं होगा? आखिर इसे मेरी हाई फाई वाइफ ने बनाया है, शहर की है वो, और ऊपर से पढ़ी लिखी भी है। फिर किशोर खाना खाता है। तभी, वाह बहू, तूने तो एकदम कमाल ही कर दिया। अरे ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ बहू, और वो एक कोमल बहू है, उसने तो अभी तक कुछ बनाया ही नहीं होगा, बस दिखावा करने के लिए ही हाँ बोल दिया होगा। देखो कैसे खाली हाथ आ रही है वो। तभी वहां पर कोमल आती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। फिर बाद में, ये सब क्या था रिया? तुमने सबसे झूठ क्यों बोला? ये खाना मैंने बनाया था, और तुम तो यूट्यूब पर देखकर खाना बना रही थी ना। देखो कोमल, मेहनत करने से कुछ भी नहीं होता, दिमाग लगाना चाहिए। तुम सारी मेहनत करती रही और सारा क्रेडिट मैं लेकर गई, इसी को कहते हैं दिमाग। रिया हंसते हुए वहां से चली जाती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। कोमल घर का सारा काम किया करती है, लेकिन सारा क्रेडिट हमेशा रिया लेकर चली जाती है। फिर एक दिन, देखो रिया बहू, तुम्हारी बुआ सास आ रही है, बहुत दिनों बाद आ रही है वो यहाँ पर। जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तो वो आउट ऑफ इंडिया थी, अभी अभी लौटी है वो। और आज सुबह ही कॉल आया है कि वो यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकती है। देखो रिया, तुम मेरी फेवरेट बहू हो, इसीलिए तुम बुआ सास का दिल जीत लेना। वो बहुत पैसे वाली हैं, क्योंकि तुम अगर उन्हें पसंद आ गई तो वो तुम्हें अच्छा खासा इनाम देगी। सच में माँ जी, बुआ जी आ रही है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे लेकिन तुम इसमें खुश क्यों हो रही हो भला? तुम तो ढंग का खाना भी नहीं बना पाती, और वो तो बाहर रहती हैं, इसीलिए उन्हें सिर्फ हाई फाई खाना ही पसंद आता है। तुम जैसी देहाती गवर का बना हुआ खाना वो छुएगी भी नहीं, इसीलिए ध्यान रखना। और रिया बहू,
तुम बुआ जी का ख्याल रखना। जी मम्मी जी, मैं उनका ध्यान अच्छे से रखूंगी। इतना कहकर हेमा वहां से चली जाती है। बुआ जी को आने में तो अभी बहुत समय है। तब तक मैं ब्यूटी पार्लर चली जाती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, हेयर वॉश भी किया नहीं है मैंने, तो स्पा ही करा लेती हूँ। फिर रिया वहां से निकल जाती है और थोड़ी ही देर में बुआ जी आती हैं। अरे बहू, कहाँ रह गई तुम? जी बुआ जी, बोलिए ना। अरे तुम कौन हो? मैं कोमल हूँ बुआ जी, सुनील जी की पत्नी। अच्छा, तो तुम ही हो वो गांव की बहू। वैसे मुझे गांव के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। माना कि मैं लंदन में रहती हूँ, लेकिन अभी भी अपनी संस्कृति से जुड़ी रहती हूँ। अच्छा बहू, मेरे लिए कुछ देसी खाना बना दो। सफ़र करके आई हूँ तो बहुत भूख लगी है। बस कुछ ऐसा खाना बना देना जिसमें गांव का स्वाद आ जाए। जी बुआ जी, आप नहा धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं तुरंत बना कर लाती हूँ। फिर कोमल रसोई में जाती है और फटाफट तरह तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। अरे ये क्या बहू, जब तक मैं नहा रही थी तब तक तुमने इतने सारे पकवान बना दिए। वाह बहू, तुम तो एकदम 5G स्पीड से काम करती हो। जी बुआ जी, खाना तो मैं बचपन से बनाती आ रही हूँ, इसीलिए हाथ तेज हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। ये भिंडी का भरवा और करेले का अचार, वाह, इसे खाकर तो मज़ा ही आ गया। फिर एक दिन, अरे क्या आप भी दीदी, कुछ दिनों के लिए और हमारे साथ रह लीजिए ना, हमें उतना ही अच्छा लगेगा। अरे नहीं भाभी, अब मैं और नहीं रह सकती। वैसे तुम्हारी दोनों बहुएं में से तो मुझे गांव की बहू ही बहुत पसंद आई। उसका खाना, उसके बोलने का तरीका और खास तौर पर उसके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। ये आप कैसी बातें कर रही हो दीदी? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी शहर वाली बहू तो सबसे अच्छा खाना बनाती है। उतने में वहां पर कोमल आ जाती है। कोमल बहू, घर की सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, तो बाजार जाकर लेकर आना। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। फिर कोमल बाजार चली जाती है। आप बैठिए ना दीदी, मैं ऊपर से थोड़ा काम करके आती हूँ। तभी वहां पर रिया आती है। अच्छा हुआ जो तुम आ गई रिया बेटा, जल्दी से मेरे लिए सैंडविच बना दो, बहुत भूख लगी है। और हाँ, साथ में लच्छा पराठा, पनीर प्याजा और मीठे में गाजर का हलवा भी बना देना। तुम तो स्पीड से काम करती हो ना, तो जल्दी से बना कर लेकर आओ। जी बुआ जी। फिर रिया किचन में चली जाती है। हे भगवान, मैं तो अपने ही जाल में फंस गई हूँ। मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। यूट्यूब पर देखकर भी नहीं बना पाऊंगी मैं। और अब तो यहाँ पर कोमल भी नहीं है मदद करने के लिए। पता नहीं अब मैं क्या करूंगी। रिया बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका सारा खाना जल जाता है। अरे दीदी, आप अभी तक यहीं पर बैठी हो? हाँ तो क्या करूं मैं, 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन तेरी बहू ने अभी तक खाना ही नहीं दिया मुझे। पता नहीं ऐसा क्या बना रही है वो। हाँ दीदी, बहुत देर हो गई उसे आज खाना बनाने में। रुको, मैं ही जाकर देखती हूँ। फिर हेमा किचन में चली जाती है। अरे ये क्या है रिया बहू, तूने पूरी रसोई जंग का मैदान क्यों बना दी? यहाँ पर कितनी गंदगी फैली हुई है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, लेकिन मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी। ये तो क्या कह रही है? उस दिन मुंह दिखाई में तो तूने ही खाना बनाया था ना, तो फिर आज क्या हुआ? देख रिया, जो भी है सच सच बता। नहीं मम्मी जी, वो खाना कोमल ने बनाया था और मैंने तो उस खाने को बस टेबल पर सजा दिया था। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैंने सोचा शहर की हाईफाई बहू लाऊंगी ताकि गांव वाली को दबा सके, पर तू तो एकदम नाकारा निकली। गांव वाली सारी मेहनत करती रही और तू उसका सारा क्रेडिट लेकर बैठ गई। फिर हेमा बुआ जी के पास आती है। माफ कर दीजिए दीदी, दरअसल रिया को खाना बनाना आता ही नहीं। देखा, इसीलिए कहती हूँ कि किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। अरे जिसका तुम भला नहीं चाहती थी, उसका भगवान ने ही भला कर दिया और सुनील को इतनी अच्छी बहू मिली। उतने में वहां पर कोमल आती है। क्या हुआ बुआ जी,
आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ बेटा, बहुत भूख लग रही है मुझे। कुछ बना देना खाने के लिए। बस 10 मिनट दीजिए बुआ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। फिर कोमल रसोई में चली जाती है और 10 मिनट में फटाफट कुछ बनाकर लाती है। वाह, ये है असली संस्कार। बस 10 मिनट में इतना स्वादिष्ट खाना बना दिया। और वो तुम्हारी मॉडर्न बहू, 4 घंटे से किचन में थी वो, लेकिन एक चाय तक नहीं बना सकी। फिर बुआ जी एक डायमंड का हार कोमल को दे देती हैं। अरे नहीं बुआ जी, ये सब मुझे नहीं चाहिए। अरे रख लो बेटा, ये तुम्हारा इनाम है, क्योंकि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। और अब मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, तो अब मुझे निकलना होगा। इतना कहकर बुआ वहां से चली जाती हैं और हेमा उसके हाथ से वो सेट छीन लेती हैं। अरे ये हार तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। जा यहाँ से, किचन में जाकर खाना बना। ये हार तो कितना सुंदर है और कितना महंगा भी लग रहा है। माँ जी के पास जाकर ये क्या करेगा? नहीं नहीं, ऐसे डायमंड हार को तो मेरे पास ही होना चाहिए। फिर रिया चुपके से हेमा के कमरे में जाती है और लॉकर खोलकर डायमंड के हार के साथ वो बाकी के गहने भी निकालती हैं। और तभी वहां पर हेमा आती है। ये तो क्या कर रही है बहू? मेरे लॉकर से सारे जेवर क्यों निकाले हैं तूने? अरे मम्मी जी, आप इतने सारे महंगे महंगे जेवर लेकर क्या करेंगी? ये सब तो मेरे पास होना चाहिए ना। नहीं नहीं, मेरे जेवर वापस लौटा दे मुझे। मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगी। उतने में वहां पर सुमित आ जाता है। क्या हुआ रिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? देखो ना सुमित, तुम्हारी माँ ये नेकलेस मुझे दे ही नहीं रही। मुझे ये सारे नेकलेस बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे लेकर जा रही हूँ। और ये है कि जबरदस्ती मुझसे सब छीन रही है। ये आप क्या कर रही हो माँ? ये आपकी बहू है, और वैसे भी जब तुम मरोगी तो उसके बाद ये सब इसी का होगा ना। तो ये अभी ले रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो कैसी बातें कर रहा है? माना कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करती आई हूँ, लेकिन मैं ये हार कभी किसी को नहीं दूंगी। मुझे मेरे जेवर वापस चाहिए। रिया हेमा को जोर से धक्का देती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है। हाय रे मेरी कमर, कितना दर्द हो रहा है मुझे। हेमा की आवाज सुनकर सुनील वहां पर आता है। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हो ना? और ये क्या बदतमीजी है सुमित, तुमने माँ को धक्का क्यों दिया? देखिए भैया, माँ जबरदस्ती कर रही थी। अगर ये सारे जेवर रिया को पसंद है तो इसमें माँ को ऐतराज क्यों है भला? मैं कुछ नहीं जानता। ये सारे जेवर रिया ही रखेगी। मुझे माँ से कोई मतलब नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? बचपन से ही माँ ने तुमसे कितना प्यार किया है, और आज तुम माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, और ये बहुत गलत बात है। देखो सुमित, अब तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, माँ या बीवी? किसी एक को ही चुनना होगा तुम्हें। ऑफ कोर्स रिया, इसमें चुनने वाली क्या बात है? मुझे तो मेरी पत्नी ही चाहिए। फिर सुमित रिया को लेकर चला जाता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे पता नहीं था कि मेरा खुद का बेटा इतना अंधा हो जाएगा। मैंने तुम्हें कितना दुख दिया। मैंने आज तक तुमसे कभी प्यार से बात तक नहीं की, और आज तुम ही मेरे लिए लड़ गए। माना कि तुम एक सौतेले बेटे हो, लेकिन मेरे अपने बेटे से तुम कई गुना ज्यादा अच्छे हो। अरे तुमने तो आज तक मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, और मैं आपको कभी कुछ भी होने नहीं दूंगा। फिर बाद में, कोमल, माँ को बहुत चोट लग गई है, तो तुम उसकी थोड़ी मालिश कर दो, ताकि उनकी कमर ठीक हो जाए। जी सुनील जी, जरूर करूँगी। फिर कोमल हेमा की कमर की मालिश करने लगती हैं, और कुछ ही दिनों में हेमा ठीक हो जाती हैं। जिसके बाद हेमा सुनील और कोमल को अपने बेटे और बहू के रूप में अपनाने लगती हैं, और वो उनके साथ प्यार से रहने लगती हैं। वेदिका अपनी सास अरुणा, ससुर गोपाल और पति साहिल के साथ रहती है। उन लोगों ने गांव में अपना खुद का घर खरीदा होता है, जिसके आसपास की जमीनें उनके ही इलाके में पड़ती है, और उस जमीन पर पूरी भिंडी की खेती होती है। अरे वाह, क्या बात है माँ जी,
हमारे घर के आसपास तो हर जगह भिंडी ही भिंडी है। और आपको पता है, भिंडी मेरी पसंदीदा सब्जी है। इसीलिए ये देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब तो मैं रोजाना इसके अलग अलग प्रकार बनाऊंगी। अरे ओ निकम्मी, भिंडी भी किसी को पसंद आती है क्या? सच में तू तो बहुत बोरिंग है। अरे माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं भिंडी की एकदम मस्त मस्त डिश बनाऊंगी, जिन्हें खाकर आप खुद मेरी तारीफ करोगी कि वाह बहू, मान गई तुझे आज मैं। जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है तूने। अरे तुझ जैसी पगलेट मैंने आज तक नहीं देखी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तू पहले अपने मायके में नहीं बल्कि किसी पागल खाने में रहती थी। नालायक कही की। चल, घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, वो आकर तेरी अम्मा करेगी क्या? अरे हाँ माँ जी, करती हूँ ना। क्यों खामखा हिटलर बन रही हो? अब वो लोग रोजाना खेत में से भिंडी निकालते हैं और साथ ही उसकी खेती भी करते हैं। फिर एक सुबह, ये देखिए, आज मैंने सबके लिए भिंडी के पराठे बनाए हैं। खाकर बताइए कि कैसे बने हैं ये पराठे। क्या बात है बहू, तुमने तो आज कमाल ही कर डाला। दुनिया के सारे पदार्थ एक तरफ और तुम्हारे हाथ के बने हुए ये भिंडी के पराठे एक तरफ। बस बस, आपको तला भुना क्या खाने को मिल गया? आप तो फौरन उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे ताकि वो पदार्थ आपको और मिल सके। लेकिन मेरे होते हुए आपको ज्यादा खाना नहीं मिलेगा। नियमित मात्रा में ही खाना होगा, समझे कि नहीं? ओफो माँ जी, रहने दीजिए ना। अब ये सब पापा जी रोज रोज थोड़ी ना खाते हैं। और आज अगर उन्हें खाने का मन कर रहा है तो खाने दीजिए ना उन्हें। वही तो जीना दुश्वार करके रखा है इस बुढ़िया ने तो। अरे बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे कि आप कौन से 18 बरस के हैं। बड़े आए मुझे बुढ़िया बोलने वाले। ज्यादा नखरे मत कीजिए और जितना कह रही हूँ उतना ही कीजिए, वरना ये जो मिल रहा है उस पर भी मैं लॉकडाउन लगा दूंगी। फिर एक रोज जब घर पर अरुणा की सहेलियां आती हैं, तभी वेदिका उनके लिए भिंडी के अलग अलग प्रकार के पकवान बनाती है जो उन्हें काफी पसंद भी आते हैं। दया रे दया, क्या लजीज पकवान बनाए हैं आपकी बहू ने अरुणा जी। भाई दिल तो खुशम खुश हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भिंडी के इस तरह के पकवान भी बन सकते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे आपकी बहू तो एकदम कलाकार निकली। जी, ये बात तो सही है। कम से कम कोई तो काम ढंग से करती है ये लुक्की। क्या? अरे मजाक कर रही हो रे। वाह माँ जी, बहुत अच्छे से मजाक कर लेती हो आप। लेकिन मैं अगर मजाक करने पर उतर आई ना तो आप किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। वैसे वेदिका, हमारे लिए भी बना दो ना ये पकवान। हमें भी तो अपने परिवार के लोगों को खिलाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर बनाऊंगी मैं। और मेरे लिए 2-2 डब्बे बनाना। उनमें से एक डब्बा मैं अपने बेटी के ससुराल भेजूंगी और दूसरा डब्बा अपने साथ रखूंगी। ठीक है काकी, बना दूंगी मैं। अब वेदिका के हाथ के बने ये भिंडी के पकवान आसपास काफी मशहूर हो जाते हैं। रात के 11 बज रहे हैं वेदिका, फिर भी तुम अभी तक रसोई में ही हो। अरे क्या कर रही हो तुम? सो भी जाओ ना अब। नहीं साहिल, मैं अभी नहीं सो पाऊंगी क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। कल पूरे मोहल्ले में भिंडी के पदार्थ बनाकर देना है मुझे। सबने बड़े ही प्यार से फरमाइश की है, तो मैं उनका मन नहीं दुखा सकती साहिल। क्या? लेकिन इन सब की क्या जरूरत है? और इन लोगों पर इतना प्यार बरसाने की कोई जरूरत नहीं है। ओफो साहिल, तुम भी ना। अब हम सब अड़ोसी पड़ोसी हैं और एक परिवार जैसे ही तो है। और आज तो मुझे सबने कहा है, तो उनके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। तुम पागल हो क्या वेदिका? हमारे मोहल्ले में सबके सब एक नंबर के मतलबी है। किसी के पास जाओ तो वो जल्दी चीनी तक नहीं देते। ऐसे लोग हैं ये। और इन लोगों के लिए तुम इतना सब कर रही हो। देखो, इन सब से कोई फायदा नहीं होगा।
माना कि तुम एक कामकाजी आदमी हो, लेकिन इतना भी ज्यादा फायदा या नुकसान नहीं तोला करते रिश्तों में। खैर, जो करना है करो। अब तक मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम हो कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे। जाने दो। भिंडी से बनाए हुए स्वादिष्ट पदार्थ के कारण वेदिका पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो जाती है। धन्यवाद हो। अरे तुम दोनों सास बहू तो कमाल के हो, पूरे मोहल्ले को खाना बांटते हो। सच में आप दोनों का दिल तो बहुत बड़ा है। और नहीं तो क्या, जहाँ भिंडी के दाम आसमान छू रहे हैं, वही दूसरी तरफ आप दोनों हो जो हमें भिंडी के पदार्थ मुफ्त में बनाकर दे रहे हो। हाँ तो उसमें क्या हुआ, हमारे पास भिंडी का बहुत बड़ा खेत है और हमारा दिल तो उससे भी बहुत बड़ा है। इसीलिए आप उसकी चिंता मत करो और जो दिया है वो अच्छे से खाओ, और लगे तो जरूर बताना, बिल्कुल मत हिचकिचाना। उन दोनों की ये बातें गोपाल और साहिल सुन लेते हैं। अरे ये तुम दोनों क्या बोल रही थी? पगला गई हो क्या? अरे हमारे खेत की सारी भिंडी एक साथ खत्म करनी है क्या? वही तो। और मैंने वेदिका को ये बात कल रात को ही समझाई थी, लेकिन इन लोगों को कुछ समझ आए तब ना। बेवजह होशियारी दिखाने के लिए ये सब कर रही हो ना तुम। मैं सब जानता हूँ। अरे अगर तुम्हें मोहल्ले में प्रसिद्ध होना है तो कुछ और करो ना, और फिर मशहूर हो जाओ। लेकिन ये सब करके तुम्हारा ही नुकसान होगा इसमें, और नहीं तो क्या। अरे लोगों को अगर उंगली दोगे तो वो हाथ पकड़ लेंगे। और देखो माँ, पहले केवल आपकी सहेलियां ही ये सब मंगवाती थी, लेकिन अब तो ये बात लगभग पूरे मोहल्ले में फैल गई है कि हमारे पास भिंडी का खेत है और वेदिका भिंडी के बेहतरीन रेसिपीज बनाती है। इसीलिए मोहल्ले के लोग मुफ्त का खाना खाने के लिए यहाँ चले आते हैं। हाँ तो उसमें क्या होता है, वैसे भी हमें ये भिंडी का खेत थोड़ी ना कोई मेहनत करने पर मिला है, बना बनाया ही तो मिला है ना ये खेत, तो उसका फायदा तो हमें उठाना ही चाहिए। अरे लोगों को लगता है कि मैं कंजूस हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ ताकि लोगों के मुंह पर ताला लग जाए। हाँ, और हर तरफ बस माची और मेरी ही चर्चा हो रही है, और वो सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तो इस मोहल्ले की हीरोइन बन चुकी हूँ। इन दोनों पागल औरतों का कुछ नहीं होने वाला बेटा, इसीलिए हमें इनके पीछे अपना समय फालतू में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। बहुत जल्द समझ आया आप दोनों को। चलो अब निकलो यहाँ से। लोगों के मुंह से अरुणा और वेदिका की तारीफ सुनकर मोहल्ले की एक औरत शर्मिला को बहुत जलन होती है। इससे पहले मोहल्ले में तो सिर्फ मैं ही प्रसिद्ध थी, क्योंकि मैं लोगों को सबसे अच्छा खाना देती थी और सभी लोग मुझे दिलदार बोला करते थे। सब मेरी तारीफों के पुल बांधा करते थे। लेकिन अब मेरी जगह इन दोनों मनहूस सास बहू ने ले ली है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इन दोनों का ये भिंडी का खेत तो खराब करके ही रहूंगी। फिर ना रहेगा ये भिंडी का खेत और ना बनेंगे ये भिंडी के पकवान। फिर रात होने पर शर्मिला चुपके से जाकर भिंडी के खेत में एक दवाई छिड़कती है, जिससे अगले दिन उनकी सारी भिंडी खराब हो जाती है। हे भगवान, ये देखिए माँ जी, हमारी सारी भिंडी तो खराब हो गई हैं। अब हम क्या करें? लेकिन अचानक से रातों रात ये सब कैसे हुआ? मौसम भी एकदम वैसा ही है जैसे कल था। कोई बदलाव ना होने के बावजूद भी खेती पर इतना बुरा असर कैसे पड़ सकता है? हाँ माँ जी, मुझे भी ये बात हजम ही नहीं हो रही। चलो अच्छा है, इसी बहाने हमें भिंडी से थोड़ा ब्रेक तो मिलेगा, वरना रोज रोज भिंडी खा खा कर पक गए थे हम तो। क्यों पापा? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे पहले पहले तो मुझे तरह तरह के पकवान खाने में बहुत मजा आता था, लेकिन अब मुझे ये भिंडी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक ही चीज रोज रोज खाकर मैं परेशान हो गया हूँ। इसीलिए अब मुझे रूखी सूखी खिचड़ी भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। आप दोनों तो चुप ही रहिए। कुछ और खाने का अगर इतना ही मन है तो बाहर जाकर खाइए। रोज रोज मुफ्त की भिंडी खाने से हमारे कितने पैसे बच रहे हैं, ये बात आपको दिखाई नहीं देती क्या?
अरे माँ जी, हमारे खेत में से दवाई की बू आ रही है। मुझे लगता है किसी ने दवाई डाली है हमारे खेत में। जरूर किसी ने कोई कांड किया है माँ जी। लेकिन वो कमबख्त आखिर कौन हो सकता है? वो जो भी हो, हमें उसका पता लगाना ही होगा। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। और उसके लिए पहले हमें हमारे खेत को फिर से ठीक करना होगा। और एक बार अगर ये खेत फिर से ठीक हो गया, फिर उसके बाद तो वो शख्स हमारा खेत खराब करने के लिए फिर से आ सकता है। हाँ माँ जी, अब हम यही करेंगे। दोनों खेती करके इसे ठीक करेंगे। और ठीक होने के बाद जब वो निगोड़ा शख्स आएगा, तब हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे और उसकी खूब धुलाई करेंगे। और वही होता है। वेदिका और अरुणा खेती करके खेत को फिर से ठीक करते हैं। और जब शर्मिला फिर से खेत भी काटने आती है, तभी अरुणा और वेदिका दोनों शर्मिला को बोरी में भरकर जम के मारती है। दया रे दया, मत मारो मुझे, मर गई रे। क्यों काकी जी, बहुत आग लगी है ना आपको हमारा खेत बर्बाद करने की? बता, करेगी दोबारा ऐसा? नहीं करूंगी अरुणा, इस बार मुझे बख्श दे। मैं जलन के मारे पागल हो गई थी और मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने ये सब किया। अब शर्मिला को पूरे मोहल्ले के सामने उन दोनों से माफी मांगनी पड़ती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। और अब गोपाल और साहिल दोनों ज्यादातर बाहर से ही खाना खाया करते हैं। क्या मतलब नहीं खाओगे आप दोनों? अरे मैंने तो आप दोनों के लिए स्पेशल भिंडी की कचौरियां भी बनाई हैं। प्लीज खा लीजिए ना। माफ करना बहू, लेकिन हमने अगर और भिंडी खा ली तो सच में हम दोनों मर जाएंगे। इतने उब गए हैं हम भिंडी से। और मैं ये भी जानता हूँ वेदिका कि तुम दोनों भी उब गई हो, लेकिन पैसों की बचत के चलते तुम दोनों रोजाना भिंडी खा रही हो। लेकिन क्या फायदा इन सब का? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमारा इतना बड़ा खेत है तो भिंडी को बेचना शुरू कर देते हैं ना, या फिर बाजार में सप्लाई कर दो। उससे तुम दोनों को पैसे भी मिलेंगे। और वैसे भी तुम दोनों खेती करना भी अच्छे से जानती हो, तो तुम खेती किया करो और बाजार में सप्लाई किया करो। इससे पैसे भी कमा लोगी और साथ ही हमें घर पर रोजाना अलग अलग प्रकार के पकवान मिलेंगे। हाँ माँ, अरे बंद करो ये सब दिखावा। जिन लोगों की आप इतनी सेवा कर रही हो, वो सब बस आपको लूट रही है। अरे वो दोनों तो केवल आपके सामने ही अच्छी अच्छी तारीफें करते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे मुफ्त की भिंडी और भिंडी के पदार्थ मिल रहे हैं। लेकिन पीठ पीछे वो सब आपकी बुराई ही करते होंगे। लिख कर ले लो मेरी बात। चुप कर तू, और ये सारा ज्ञान कहीं और जाकर दे। अरे हम कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं, सब समझ आता है हमें। और नहीं तो क्या। और हम दोनों जो भी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब साहिल समझ चुका था कि वो दोनों बातों से नहीं समझने वाली, इसलिए शाम होने पर जानबूझकर वो वेदिका को मोहल्ले के पेड़ के पास लेकर जाता है, जहां पर सारी औरतें इकट्ठा होकर अरुणा की बुराई कर रही होती है। बेवकूफ अरुणा, उसे लगता है कि हम उसके दिल से तारीफ करते हैं, लेकिन असल में तो हमें उससे फायदा निकालना है। और तुझे पता है, मैं तो सिर्फ आधे महीने के लिए ही दूसरी सब्जियां खरीदती हूँ और बाकी के आधे महीने में मैं अरुणा से भिंडी ले लेती हूँ, वो भी एकदम मुफ्त में। अरे उस चुड़ैल के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। बहुत गुरूर है उसमें, तो उसे लूटने में कोई बुराई नहीं है। अब तो तुम्हें समझ आ गया ना वेदिका? अरे ये सब मैंने इससे पहले भी 2 से 3 बार सुना है, लेकिन मैंने इस बात पर इतना गौर नहीं फरमाया। लेकिन माँ और तुम तो बस 2 पल की तारीफ के लिए कितना सब कर रही हो, और वो भी किसी काम का नहीं। इसलिए अब से ये सब करना छोड़ दो और जो मैंने कहा है वही करो। फिर घर जाने के बाद वेदिका ये सारी बातें अरुणा को बताती है, जिसके बाद अरुणा भी हैरान रह जाती है। और वो दोनों सास बहू को ये एहसास हो जाता है कि वो दोनों कितनी बड़ी गलती कर रही थी। माफ कर दो हमें, लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे, अब से हम दोनों सास बहू मिलकर अपना भिंडी का कारोबार करेंगे और हम इसे बाजार में सप्लाई करेंगे।
और अब से हम इन नालायक मोहल्ले वाले को कुछ भी नहीं देंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसी मुंह पर तारीफें। और साहिल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी ही वजह से हम दोनों की आंखें खुल गई। फिर उस दिन के बाद से अरुणा और वेदिका अपने आप में बदलाव लाती है और घर में अब वो दोनों अलग अलग प्रकार की सब्जी बनाती है। विशाखा अपनी बड़ी बहू पायल और नई नवेली छोटी बहू ज्योति के साथ रहती है। ऐसे ही एक दोपहर में, अरे क्या ज्योति, तेरे पास ये छोटी सिलाई मशीन भी है? इसके पहले तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। हाँ माँ जी, ये मेरी दादी ने भेंट स्वरूप दी थी मुझे। क्या बात है, वैसे कितनी बारीकी और अच्छी तरह से सिल रही हो तुम ये। अरे तुम तो कलाकार निकली। धन्यवाद माँ जी। अरे मुझे तो ये लगा था कि तू भी उस पायल की तरह सो रही होगी, लेकिन तू तो यहाँ पर काम कर रही है। जी माँ जी, मुझे दोपहर में सोना नहीं पसंद। जितना सोना होता है रात में ही सो लेना चाहिए, क्योंकि रात की नींद तो रात की ही नींद होती है। हाँ बहू, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। अरे वो एक पायल है जो बस सोने के बहाने ढूंढती रहती है, निकम्मी कही की। और एक तू है जो उम्र और रिश्ते में छोटी होकर भी कितनी समझदार है। मैं मायके में भी ऐसे ही करती थी माँ जी। मुझे जैसे ही खाली समय मिलता था मैं सिलाई बुनाई करने लगती, और इस कारण मुझे 2 पैसे भी मिल जाते। अब यहाँ ससुराल में भी आने के बाद मैं अपना ये छोटा सा काम जारी रखूंगी। आशा करती हूँ कि आपको इससे कोई एतराज नहीं है माँ जी। अरे नहीं बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है, उल्टा मुझे तो तुझ पर नाज है। शुक्रिया माँ जी। ज्योति की जेठानी पायल एकदम कामचोर होती है। एक रोज जब ज्योति अपनी बीमार माँ से मिलने अपने मायके गई होती है, तभी, अरे पायल बहू, आज ज्योति अपने मायके गई है और घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए घर की साफ सफाई और मेहमानों का खाना, इन सारे कामों की जिम्मेदारी आज तुझ पर है। हे भगवान, इस ज्योति की बच्ची को भी आज ही मायके जाना था क्या? क्या कहा तूने? कुछ भी तो नहीं माँ जी, मैं कर दूंगी, सारा काम कर दूंगी। आप एकदम निश्चिंत रहिए। फिर ठीक है। फिर 5 घंटों के बाद जब विशाखा वापस घर आती है, तभी वह पायल को साफ सफाई करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अरे नालायक, तू अभी तक सफाई ही कर रही है क्या? अरे 5 घंटे से कंचे खेल रही थी क्या तू? और ये क्या, रसोई में तो कुछ पकाया भी नहीं है तूने अभी तक। माफ करना माँ जी, वो मेरी एक दूर की सहेली का फोन आ गया था और उससे बतियाते हुए कब 5 घंटे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। क्या? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? 5 घंटे से तू फोन पर बात कर रही थी। अरे तुझे एक पल के लिए भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ क्या? और ऐसे कौन से सस्ते नशे करने लगी है तू? अरे माँ जी, बातों बातों में मैं भूल गई, सच में, आपकी कसम। अरे मुंह बंद कर अपना। झूठी कसम खाकर जल्दी मरवाना चाहती है क्या मुझे? निठल्ली कही कि अब ना जाने क्या होगा, सारे मेहमान कुछ ही देर में आते होंगे। तभी वहां पर ज्योति आ जाती है। अरे ज्योति बहू, तू तो आज के दिन अपने मायके में ही रुकने वाली थी ना, फिर अचानक से वापस कैसे आ गई तू? अरे माँ जी, दरअसल घर पर सभी लोग हैं और माँ ने भी कहा है कि अब उन्हें बेहतर महसूस होने लगा है और इसीलिए मैं चली आई। और ये भी तो मेरा घर है ना, और यहाँ पर भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वाह, कितने अच्छे विचार है तेरे। देख, कुछ सीख अपनी देवरानी से। बेशरम कही कि इन वक्त पर इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करके रख दी है इसने। ऊपर से मैं तो बाहर से भी खाना नहीं मंगवा सकती, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं और उन्हें तो बस घर का ही खाना पसंद है। अरे क्या हुआ माँ जी, आप दीदी पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है ज्योति। फिर विशाखा ज्योति को सब कुछ बताती है और उसके बाद, हे भगवान, अरे दीदी, जब माँ जी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी तो आपको भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी ना? वही तो, ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरे बेटे ने इस पगलेट के साथ शादी कर ली। माँ जी,
अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अरे बोलूंगी मैं, और बोलूंगी। तुझे जितनी मिर्ची लगती है लगने दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओफो माँ जी, अब आप दोनों प्लीज बहस मत कीजिए। अभी इस वक्त केवल हमारे पास 1 ही घंटा बचा है। तब तक मैं सारा काम फटाफट से कर देती हूँ, खाना बनाने से लेकर सफाई तक। बस अगर कोई छोटी मोटी मदद लगी तो कर देना उसे। ठीक है ना दीदी? ठीक है ज्योति। लेकिन ज्योति, तू इतने कम समय में ये सब कैसे कर पाएगी? कर लूंगी माँ जी। अगर हम लोग 1 मिनट को भी सही से इस्तेमाल करें तो 1 घंटा भी बहुत होता है। फिर ज्योति फटाफट से सारे काम निपटा देती है और ये देखकर विशाखा बहुत खुश हो जाती है। देखा पायल, ज्योति कितनी गुणी है। और एक तू है, अरे तुझ में तो आज तक मैंने एक भी गुण नहीं देखा। भगवान जी हर सास को ज्योति जैसी ही बहू दे। अरे आज तो तूने मेरी लाज रख ली बहू। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। और दीदी, आप भी बहुत गुणी हो। बस अपनी कमियों को सुधारो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे सब पता है। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अब पायल गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। जाने दीजिए ना माँ जी, बार बार दीदी को ताने देना सही नहीं है। और आप उन्हें प्यार से भी तो समझा सकती हो ना। अरे सब करके देख लिया है मैंने, लेकिन वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब कुछ दिनों के बाद ये तो मेरे हाथ का मार ही खाने वाली है। फिर गुजरते दिनों के साथ अब ज्योति अपनी सास के दिल में जगह बना लेती है, जिससे पायल को बहुत जलन होती है। अरे विशाखा बहन, तुम्हारी छोटी बहू तो कमाल की निकली। कितने अच्छे कपड़े सिलती है वो। इसीलिए हम भी आए हैं अपने कपड़े सिलवाने। हाँ बहन, और दाम चाहे कितना भी हो, हम तो अब आपकी बहू से ही कपड़े सिलवाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जितने कपड़े देने हैं दे दो सिलवाने के लिए। मेरी बहू तुम सबके कपड़ों को एकदम अच्छे से सिल देगी, और वो भी ऐसे सिलेगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। अरे तुम्हारी बड़ी बहू है, जिसे आराम के सिवा और कुछ भी नहीं आता, और एक छोटी बहू है जो इतनी अच्छी है। सच में विशाखा बहन, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। पायल उन औरतों की बातें चुपके से सुन लेती है। ज्योति ज्योति ज्योति, हर किसी की जुबान पर बस ज्योति का ही नाम है, और मेरे लिए बस बुराई। काश मैं भी उसकी तरह होती, तो मुझे भी सबका अटेंशन मिलता, तारीफें मिलती। फिर एक दिन जब पायल अपने गांव चली जाती है, तभी वहां पर उसे एक दुकान दिखाई देता है, जहां पर एक महिला पापड़ की सब्जी बेच रही होती है। अरे वाह, ये सब्जी तो एकदम कमाल की बनी है, और इतनी स्वादिष्ट सब्जी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। काकी जी, इसकी रेसिपी क्या है? बताओ ना मुझे भी, बहुत मजेदार बनी है। अरे बिटिया, अगर तुझे भी अपने घर पर ये सब्जी बनानी है तो तू ये पैकेट लेकर जा। ये रेडीमेड पैकेट है, और इसमें से सारा मसाला और पापड़ पानी में मिला देना, और प्याज टमाटर मिलाकर सब्जी तैयार हो जाएगी। क्या सच में? हाँ बिटिया, सच बोल रही हूं मैं, झूठ क्यों बोलूंगी भला मैं। ले, एक साथ 4 से 5 पैकेट लेकर जा, और अगर और चाहिए होंगे तो मेरे फोन पर फोन कर देना, मैं होम डिलीवरी भी कर देती हूँ। ठीक है काकी जी। बहुत से लोगों को आपके इस खुफिया सब्जी के बारे में पता नहीं है, पर वाकई में इस पापड़ की सब्जी को खाकर हर कोई इसका फैन बन जाएगा। फिर पायल उस पैकेट को ससुराल लेकर जाती है, और एक रोज वो उसी पैकेट से पापड़ की सब्जी बना देती है। अरे वाह बहू, ये सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है। सच में मजा ही आ गया, है ना ज्योति? हाँ माँ जी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है ये सब्जी, और मैं तो ये पापड़ की सब्जी पहली बार ही खा रही हूँ। और पायल बहू, आज तक तेरे हाथ की बनाई हुई कोई भी सब्जी मुझे इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन आज पहली बार तूने मेरा दिल जीत लिया। हाँ पायल दीदी, सच में ये सब्जी तो बहुत ही कमाल की बनी है। शुक्रिया। वैसे मुझे सब आता है, बस थोड़ा बहुत कभी कभार आलस कर देती हूँ, लेकिन अब से नहीं करूंगी।
पायल को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। माँ जी ने इतने लंबे समय के बाद मेरे दिल से तारीफ की है और इस सब का श्रेय मेरी पापड़ की सब्जी को जाता है, क्योंकि ये सब इसके कारण ही हो पाया है। और अब से मैं इसी पापड़ की सब्जी से सभी घर वालों को मेरे करीब लेकर आऊंगी। बहुत हो गए सब ज्योति पर लट्टू, लेकिन अब बारी मेरी होगी। अब पायल हर 2 से 3 दिनों में सभी के लिए पापड़ की ही सब्जी बनाती है। फिर एक रोज उनके घर पर पड़ोसन आती है और तभी सब लोग खाना खा रहे होते हैं और वो लोग उसे भी खाना खाने बिठाते हैं। अरे वाह पायल, जरा हमें भी तो बता कि तेरी इस पापड़ की सब्जी की क्या रेसिपी है। हाँ दीदी, बताओ ना, मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर आप इस रेसिपी को कैसे बनाती हो, क्योंकि जब भी आप ये पापड़ की सब्जी बनाती हो तब रसोई का दरवाजा बंद करके बनाती हो और उस कारण मैं कुछ देख भी नहीं पाती। अरे अगर मैं सब कुछ बता दूंगी तो राज क्या रह जाएगा। और काकी जी, आपको जब भी ये पापड़ की सब्जी खाने का मन करे तो आप सीधे मेरे पास चली आना, मैं आपको बनाकर दे दूंगी। लेकिन माफ कीजिए, मैं इसकी रेसिपी आपको नहीं बता सकती। अरे कोई बात नहीं पायल, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। अब जब भी मुझे ये पापड़ की सब्जी खाने की इच्छा होगी तब तब मैं तेरे पास आया करूंगी। अब विशाखा को भी पायल का स्वभाव अच्छा लगने लगता है। चाहे जो भी हो, पर पायल अपने आप पर काम कर रही है और उसने वो अनोखी सब्जी खिलाकर ये साबित कर दिया है। भगवान करे वो भी सुधर जाए और बिल्कुल तेरी जैसी बन जाए। अरे मेरी तरह क्यों माँ जी, अब दीदी जैसी भी है वैसी ही बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हैं जिन पर उन्हें और ज्यादा काम करना चाहिए। फिर उसके बाद देखना सब एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, अब तो यही उम्मीद है। पायल ये सब चुपके से सुन लेती है। यही तो चाहिए था मुझे कि माँ जी मेरी तारीफ करे और धीरे धीरे उनके मन में भी मेरे लिए भी ज्योति के जैसे भाव पैदा हो। फिर उसके बाद तो मैं ज्योति को उनके मन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी और वो तो सिर्फ मेरे ही गुणगान गाएगी। अब पायल घर बैठे बैठे ही टिफिन सर्विस शुरू करती है और वो सबको पापड़ की सब्जी पार्सल दिया करती है और उससे वो थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेती है। एक तरफ पायल है जो सिलाई बुनाई से थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है और एक तरफ तू है जो अब ये काम करके तू भी पैसे कमा रही है। और आज अपनी दोनों बहुओं को जीवन में इस तरह आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद माँ जी, और साथ ही आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत बिगड़ेल थी। लेकिन अब देखना, मैं धीरे धीरे करके अपनी सारी गलतियों को ठीक करूंगी। बहुत खूब बहू, ऐसी ही आगे बढ़ना। फिर एक दिन जब पायल पैकेट से सारा मसाला निकालकर सब्जी बनाती है तभी ये सब ज्योति देख लेती है। अरे ये क्या दीदी, इसका मतलब ये रेडीमेड सब्जी है और इसे आप नहीं बनाती, बल्कि ये सब्जी तो किसी मैगी नूडल्स की तरह है। मसाला निकालो और पानी में डालो, फिर हो गया। अरे ज्योति, वो मुझे लगा कि आप सच में सुधर रही हो, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ और ही देखने मिल रहा है। बताओ दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? तेरे कारण। हाँ ज्योति, सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण। अरे जब से तू यहाँ पर आई है तब से माँ जी ने मुझे भाव भी नहीं दिया है। दिन भर वो तो बस तेरे नाम की ही माला जपती रहती है। मुझसे छोटी होकर भी तू इतने बड़े बड़े काम कर लेती है, सबकी तारीफें सुनती है, और ये देखकर मुझे बहुत जलन हुई तुझसे। और फिर मैं जब गाँव गई तब मुझे वहां पर ये पापड़ की सब्जी वाली काकी दिखी और ये पैकेट्स मैंने वहां से ले लिए और ये सब्जी सबको पसंद भी आ गई, जिसके बाद मैंने इस सब्जी को अपनी ताकत बनाकर सबको अपनी तरफ खींचा। देखिए दीदी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन सच कहूँ तो आपको ऐसे जलन रखकर कुछ भी नहीं मिलने वाला। इंसान अक्सर खुद को दूसरों से कम समझकर चलने लगता है, जबकि वो खुद कितना बेहतर होता है ये उसे खुद को भी पता नहीं होता। इसलिए खुद की कमियों पर काम करो और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाओ।
लेकिन ये जलन वगैरह एक दिन आपको बर्बाद करके रख देगी। हाँ ज्योति, शायद तू सही कह रही है। मैं गलत थी जो तुझसे जलती रही। अगर मैं अपने जीवन में हर रोज पॉजिटिव सोच रखकर जीने लगी तो सब अच्छा ही होगा, और फिर मैं भी एक दिन बेहतर इंसान बन जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं ना तो किसी से जलने लगूंगी और ना ही खुद को किसी से कम समझूंगी। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। और शुक्रिया ज्योति, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। इस तरह अंत में पायल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर उस दिन के बाद से वो खुद पर काम करने लगती है और एक बेहतर इंसान बनकर दिखाती है।